गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 2 पर ध्यान देंगे। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। पाठ 2 हमें पढ़ना है। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनके बारे में तुम लोग जानते हो कि ये बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रहे हैं और जितनी भी परीक्षाएं इन्होंने पास की उन सब में ये सर्वोच्च स्थान से उत्तीर्ण हुए थे। इस पाठ में उनका उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को वह रूप दिखाना जो नालंदा के समय हमारे पूरे एशिया में जो परिस्थिति थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो उस समय विद्या का केंद्र माना जाता था, तो वैसी परिस्थिति आज फिर से हमारे देश में आए, इस उद्देश्य से राजेंद्र प्रसाद ने इस पाठ को, इस शोध परक पाठ को उन्होंने प्रस्तुत किया। हम जानते हैं कि एक समय में पूरी एशिया महाद्वीप में नालंदा बहुत प्रसिद्ध था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। मगध की राजधानी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय का वह सूचक है। कहते हैं कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। प्रावारिक जो बौद्ध भिक्षु थे। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। वहां उस समय उस राजगृह में महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए थे, लेकिन एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। तारानाथ ने तो, जो तिब्बत के बहुत बड़े इतिहास लेखक और विद्वान थे, उनके अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। 4वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा आए थे और उन्होंने बहुत सारे निर्मित स्तूपों के दर्शन भी किए थे। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युआन चांग इस देश में आए तो नालंदा उस समय सर्वोच्च ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर था। युआन चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। कहने का अर्थ है उनको अपने ज्ञान से तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि ज्ञान जितना ही बांटा जाता है उतना ही वह बढ़ता है। तो न-अल-दा के नाम पर बाद में नालंदा विश्वविद्यालय उसका नाम पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के उदार दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर महात्मा बुद्ध को दान में दी थी। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें इन वर्णनों की सारी सच्चाई प्रकट होती है। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था
उसका स्मारक भी एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। और इस बात से सिद्ध होता है कि एक समय में नालंदा कितना विख्यात विश्वविद्यालय था। नालंदा में जो छात्र आते थे एशिया के दूर दूर के क्षेत्रों से, उनमें 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, चिकित्सा विद्या, शिल्प विद्या, और इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन भी करते थे। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय अन्य विद्वानों के जो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें धर्मपाल, शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जब युआन चांग हमारे देश में आया था। युआन चांग जब अपने देश लौटने लगे तो अन्य भिक्षुओं ने आचार्य शीलभद्र के साथ उन्हें यहाँ रह जाने का अनुरोध किया, लेकिन युआन चांग ने अपने उत्तर से सभी को संतुष्टि दी इस बात से कि मैं जहाँ जाऊँगा इस ज्ञान का मैं हर तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन से और उनसे जुड़ी हुई बातों का मैं प्रचार प्रसार करूँगा, और इस तरह ज्ञान का प्रसार अन्य देशों में भी होगा। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव अनेक देशों पर डाला था, जिसमें नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया और मध्य एशिया था। नालंदा की कांस्य मूर्तियां अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली थीं। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्की हार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से ही प्रभावित थीं। तो इन सबको मिलाकर हम इस बात को देखते हैं कि कैसे एक समय नालंदा कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। और जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी इच्छा थी कि फिर वर्तमान में हम नालंदा के उस गौरव को वापस लाएं और एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो कि नालंदा की तरह ही प्रभावशाली और सर्वोच्च शिखर पर जो ज्ञान का केंद्र था, वही ज्ञान का केंद्र फिर से हमारे देश में लौट आए। यही इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो इस तरह हम लोगों ने इस पाठ की कुछ मुख्य पंक्तियां, मुख्य बातें देखी, और मुझे लगता है कि इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, छोटे या बड़े, सभी का उत्तर पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो पाठ के प्रश्नों को तुम लोग बना लोगे। इसके जो भाषा की बात से संबंधित प्रश्न है उसे मैं बना करके तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। सारे प्रश्न तुम लोग अपनी कॉपी में बना लेना, और किसी पंक्ति में या किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो उसे अलग से नोट करके भी रखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।